बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम यहाँ पर बात करते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के हवाले से, जो इस वक्त जो है आज मैच का आखिरी दिन था पहले टेस्ट मैच का पिंडी में, और हमने देखा कि दोनों टीमों के दरमियान जो पहला टेस्ट मैच खेला गया वो ड्रॉ हुआ। पाकिस्तान ने इस मैच के अंदर अगर देखा जाए तो थोड़ी सी सुस्त बैटिंग की, जिसके बाइस शायद पाकिस्तान ने जो है ये मैच जीतने की जो कोशिश थी अगर वो करते और तेज बैटिंग करते तो शायद पाकिस्तान जो है ये रिजल्ट जो है ड्रॉ से ज्यादा जो है पाकिस्तान के हक में जाता हुआ दिखाई देता, क्योंकि हमने देखा कि नुमान अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अपने बेस्ट बॉलिंग करते हुए 6 विकेटें इस मैच में हासिल की। तो इसी हवाले से हमारे साथ आज साथी एक्सपर्ट जमील साहब मौजूद हैं। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम, विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जमील साहब, कैसा देखा इस टेस्ट मैच को आपने? बड़ा जबरदस्त टेस्ट मैच रहा, लेकिन हमने देखा कि अगर पाकिस्तान थोड़ी सी तेज बैटिंग करती, क्योंकि पाकिस्तान को एडवांटेज आता था अपने स्पिनर्स का, जिसमें नुमान अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग भी की, 6 विकेटें अपने बेस्ट कारकर्दगी दिखाई इस टेस्ट मैच में, तो समझते हैं कि हमने कहीं पर लूज किया सुस्त बैटिंग की वजह से इस मैच को? मुझे असल में इस टेस्ट मैच के अंदर प्लानिंग का फुकदान नजर आया है। जो भी हमारे पाकिस्तानी टीम का थिंक टैंक है, उसने दिफाई हिकमत अमली जो है ना वो इख्तियार की, और मुझे लग रहा है कि शायद वो ऑस्ट्रेलियन से बहुत डरे हुए थे जिस अंदाज में उन्होंने खेल का आगाज किया। देखिए, विकेट पर जब कोई प्लेयर जाता है वो पिच पर खेलता है जाके, तो उसको अंदाजा हो जाता है कि पिच जो है वो किस तरह की है। आपने लंच तक खेला, फिर आपने जब आपने पहला दिन आपने खत्म किया तो आपके 245 रन और एक खिलाड़ी आउट, और उस दिन पूरा खेल मुकम्मल हुआ, 90 ओवर हुए। अब देखिए 90 ओवर में 245 रन बनाना, चले ठीक है। अब आपको क्या करना था कि दूसरे दिन आकर जो है ना वो तेज बैटिंग करनी थी। आपने क्या क्या किया कि जो 72 ओवर खेले आपने दूसरे दिन, उसमें बनाया आपने 231 रन। गरज ये कि आपने टोटल 476 रन बनाए 162 ओवर के अंदर। यही 162 ओवर अगर ऑस्ट्रेलिया खेलती तो 600 प्लस होता। देखिए, अगर ऑस्ट्रेलियन टीम जमीन साहब पहले बैटिंग करती तो शायद वो 600 प्लस रन आप जिस तरह कह रहे थे करती, तो हम तो दबाव में आ सकते थे उस वक्त। बिल्कुल। देखिए गेम प्लान क्या होता है कि हमें 5 सेशन जो ना अगर इस पिच पर खेलना है तो 5 सेशन में हमें 600 रन करने हैं। 5 सेशन का मतलब ये कि 150 ओवर तो होने ही होने हैं ना। तो अब 150 ओवर के अंदर अगर आप जो है मतलब 600 रन नहीं करें तो फिर मतलब क्या मतलब इसका फायदा। बाकी ये है कि जिस अंदाज में देखिए जो स्ट्राइक रेट है ना हमारे खिलाड़ियों को, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट जो है वो रहा अजहर अली का जो 51 है। बाकी सबके देख लेना, बाबर आजम का 41, फिर वो अब्दुल्ला शफीक का जो 42, इमामुल हक का 43। तो ये जो स्ट्राइक रेट है ना, ये देखिए हम जा रहे हैं अब ये है मॉडर्न क्रिकेट। ये तो स्ट्राइक रेट हमने 1980 के अंदर ही हमें ले गए वापस। इतनी मतलब खराब और बदहाल जो है ना मतलब बैटिंग की है। देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज, हमारे टेस्ट मैचेस के अंदर क्राउड नहीं आता था, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं इस्लामाबाद पिंडी के क्राउड को कि वहां पर वो आए और उन्होंने मतलब वेलकम किया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को। लेकिन अगर इस तरह की पिचेस बनी और ये, तो फिर हम देखें ये जो आपके जो टेस्ट मैच है ना, बुनियादी तौर पर ये आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो है ना मतलब, तो आपको ये देखिए बात ये है कि आप ऐसी सपोर्टिंग विकेटें बनाएं जो बॉलर्स को भी हेल्प करें, बैट्समैन को भी हेल्प करें, लेकिन ये जो है ना बॉलरों का कब्रिस्तान ना बनाए कि जो बॉलर है। मुझे याद है 1980 के अंदर जब डेनिस लिली आए थे खेलने के लिए, तो एक टेस्ट मैच जब फैसलाबाद में हुआ जहां पर तस्लीम आरिफ ने 210 रन बनाए थे, तो उसने कहा कि ये बॉलरों का कब्रिस्तान है और आज के बाद मैं कभी पाकिस्तान नहीं आऊंगा। तो इस तरह की पिचेस ना बनाई जाए कि ये जो आज मैं देखें, सबसे अहम बात पता है क्या है, ये वही टीम है, पूरी की पूरी वही टीम है कमोबेश कि जिसने अभी एशियंस जीत कर आई है। 4 टेस्ट उन्होंने इंग्लैंड को हराया, 5वां भी हरा रहे थे, वो आखिरी विकेट के ऊपर वो ड्रॉ हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये देखिए हमें जमील साहब, आप समझते हैं कि बॉलर से खौफजदा थे ऑस्ट्रेलियन या बैट्समैन से खौफजदा पाकिस्तानी बैट्समैन नजर आ रहे थे ऑस्ट्रेलियन के? देखिए मैं समझता हूं कि पूरी टीम से खौफजदा थे। बॉलर तो उनके हैं ही सारे के सारे मतलब ये कि अच्छे और मतलब स्ट्राइक बॉलर हैं। आप उनका रिकॉर्ड उठा के देख लें। बात असल में सिर्फ ये है, आप ये जो उन्होंने खिलाई है ना, देखिए मैं ये जो कैमरॉन ग्रीन है, इस लड़के ने वहां पर डेब्यू किया और
इतना जबरदस्त ये प्लेयर है कि आप देखिएगा कि जैक कैलिस की तरह जो है ना खेलेगा। अगर बैटिंग करता है तो लगता है बैट्समैन है, और बॉलिंग करता है तो ये होता है ऑलराउंडर। मतलब हम जैसे हम इफ्तिखार को बोलते हैं ना ऑलराउंडर, जिससे हमने 3 ओवर कराए, 20 ओवर दिए, उसके बाद आपने उसको एज ए ऑलराउंडर खिलाया था। मुझे अफसोस इस बात का है कि सऊद शकील जो है ट्रैवल कर रहा है आपके साथ, और सऊद शकील जो है वो डिजर्व करता था। अच्छा, ये भी है कि सऊद शकील जो है 16 रुकनी स्क्वाड में थे, इफ्तिखार रिजर्व में थे, फिर उन्हें टीम में शामिल किया गया इंजर्ड होने के बाइस खिलाड़ी के। तो समझ रहे हैं कि सऊद शकील को पहले चांस देना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। भाई होना ये चाहिए, दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि आप बाहर से लागे। आपने जो 16 रुकनी टीम जो वो की है, उसमें जो 5 लड़के बाहर बैठे हुए हैं, तो आपको तो चाहिए था कि देखिए सऊद शकील को मैं जानता हूं, सऊद शकील लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी जिस तरह इफ्तिखार करते हैं उतनी ही बॉलिंग उससे अच्छी कर लेते हैं, बल्कि लेफ्ट आर्म स्पिन। तो अगर आप ये समझते हैं कि बॉलिंग का आपको वो था तो वो भी कर लेते बॉलिंग। लेकिन ये बहुत ज्यादती की बात है कि इन्होंने 2 लड़कों के साथ बहुत ज्यादती की है। मैं समझता हूं एक सऊद शकील के साथ बहुत ज्यादती की है। सऊद शकील को पहले खिलाना चाहिए था, इफ्तिखार से पहले वो टीम में था, और वो जो है ना उसको टेस्ट कैप देनी चाहिए थी। दूसरी टेस्ट कैप देनी चाहिए थी जाहिद महमूद को। जाहिद महमूद को ये ले जा रहे हैं, पूरे टूर करा रहे हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये ना खिलाते। देखिए जिम्बाब्वे में एक ऐसा मौका आया था कि तमाम लोग ये सोच रहे थे कि शायद इसको अब जो है ना टेस्ट कैप मिल जाएगी, लेकिन नहीं दी गई है। ये जो आपने ये जो पिच है, अगर इसके ऊपर एक राइट हैंड लेग, हमारी तारीख अगर आप उठा लेना, हमारे पास हर दौर में एक राइट हैंड लेग स्पिनर रहा है, और उसने परफॉर्मेंस दी है, और मतलब आप चाहे मुश्ताक अहमद से लगा लें, फिर अब्दुल कादिर शुरू कर लें, चलें अब्दुल कादिर से, मुश्ताक अहमद से, दानिश कनेरिया को ले लें, मतलब अब आप जो है ना उसको ले लें, यासिर शाह को ले लें। मतलब एक तारीख है हमारे पास, और सबने तकरीबन 200 से ज्यादा आउट किए हुए। तो देखें सईद अजमल रिटायर हुए, हमारे पास उसका कोई वो नहीं। अब एक सीजन खेल के सकलन मुश्ताक का हमारे पास नहीं है। अब आप इनको लेकर आए ना साजिद और साजिद खान सिस्टम से आए, परफॉर्म करके आए, काजम ट्रॉफी में आउट किया, नुमान अली ने भी परफॉर्म किया, परफॉर्म किया, और मतलब अच्छा परफॉर्म किया, तो वो आए। सिस्टम से जो भी आएगा ना वो अच्छा खेलेगा और लंबा खेलेगा। आपने सऊद शकील जो है ना ये भी सिस्टम से आए, तो सिस्टम से जब आए, जाहिद महमूद भी सिस्टम से आए, तो जब सिस्टम से आए, मैं कहता हूं इतनी देखें, आप खिलाए तो सही ना उसको, जाहिद महमूद को आप बेंच पे बिठा के, मतलब कितना उसको आप देखिए, ये इससे जो खिलाड़ी होता है ना उसकी बहुत हौसला चिकनी होती है कि एक आदमी जो है 15 या 16 के स्क्वाड में है, और उसकी जगह पे आप लाकर जो ना किसी ऐसे प्लेयर को जो है ना मतलब खिलाते जो स्क्वाड में नहीं था। ये बहुत ज्यादती की बात है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान जो है ना क्या किस तरह का फैसला, मोहम्मद वसीम जूनियर को आप टेस्ट मैच के अंदर लेके आ रहे हैं, मतलब हैरान को ना, मतलब हालांकि वो T20 प्लेयर्स है। हाँ, मुझे हैरत हुई कि यार इनको लेकर आए फहीम अशरफ की जगह पर, मतलब कमाल कर रहा है पाकिस्तान जो है ना। देखिए आपको यहाँ पर हमारी जो तारीख रही है ना, हमारे यहाँ स्पिनर्स जो है ना, और रिवर्स स्विंग जो है ना यहाँ पर नजर नहीं आई है, ठीक है ना। लेकिन कराची के अंदर जो है ना वो रिवर्स स्विंग होता है, खासतौर पर टी के बाद। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो यहाँ पर जो टेस्ट मैच है, इनको चाहिए, देखिए मैं तो हार और जीत इससे बेनाज हो गए और डरे नहीं। देखिए जिस तरह ये डर रहे हैं ना, इस तरह तो ये जो शायकीन है ये कम होते जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि शायकीन आएंगे नहीं। अगर इस तरह कि अगर पूरा टेस्ट मैच जो है ना खत्म हो जाए और उसके अंदर टोटल आपकी 14-15 विकेटें गिरे, तो ये कोई क्रिकेट नहीं है। मतलब यार 40 विकेटें अगर पूरे उसके अंदर पाकिस्तान ने 476 रन किए 4 विकेटों पे। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन जो थे ना, ऑस्ट्रेलियन जो है उनका जो मिजाज है ना वो जहराना मिजाज के प्लेयर होते हैं, लेकिन उन्होंने देख लिया कि ये तो डेड विकेट है, इस पे कुछ उन्होंने अपने बॉलरों को रेस्ट देने के लिए बैट्समैनों को कहा कि ये तो मतलब चलो, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी कि वो आउट हो गए, वरना उनकी प्लानिंग नहीं थी कि आउट होने की, वो खेलते 3 दिन तक खेलते। लेकिन चले अब, लेकिन वो जब अब आउट हो गए, उसके बाद जब पाकिस्तान खेला तो आप देख लें कि मतलब पाकिस्तान अच्छा, टेस्ट मैच के अंदर हमने देखा कि थोड़ी सी जो है हमारी जो फील्डिंग है वो वीक नजर आई, तो इस पे क्या कहेंगे? ये तो आपको जो हमारा जो डोमेस्टिक वो है ना, उसको आपको वहां पर आपको ये करना है। आपको जो जैसे रमीज राजा साहब आए थे ना, तो वहां ये जो आपने जो कैंप लगाया ना, ये पहले लगता है। अब आप PSL भी करा रहे हैं, आपको टोटल कितने दिन मिले? 27 तारीख तक तो आपका ये हुआ है, PSL हुआ है,
फिर आपने 4 मार्च से जो है ना ये खेलना है, तो आपको इसके लिए अच्छा, टाइम इसमें आपने चाहिए। देखा है शाहिन शाह आफरीदी को भी रेस्ट नहीं मिला हाँ, पीएसएल के 22, और वो फौरी तौर पर कैंप पे आया और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज स्टार्ट हो गई। मैं वो यही कहता हूँ ना कि जब हम किसी पे मतलब वो करते हैं ना, जैसे शाहीन शाह आफरीदी है या, तो जाहिर सी बात है हमारे पास चूंकि कोई आगे विंडो नहीं थी पीएसएल की, तो उन्होंने ये रख के, और ऑस्ट्रेलिया, अब हमारे खिलाड़ी जाहिर है थके हुए भी हैं और दबाव के अंदर भी होंगे। बिल्कुल, पीएसएल के 22 हमारे जो फास्ट बॉलर थे वो जरा थके हुए जरूर नजर आए इस पहले टेस्ट मैच के अंदर। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। जी बिल्कुल, वक्फे से पहले बात हो रही थी हमारे फास्ट बॉलिंग के हवाले से। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है उबैद अवान ने, एंकर पर्सन है, स्पोर्ट्स पे काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। वैसा भी क्या कहेंगे पहले टेस्ट मैच के हवाले से? मैच ज़रूर दिलचस्प रहा, आखिरी 2 दिन नुमान अली ने 6 विकेटें हासिल की इस टेस्ट मैच में, तो समझते हैं कि हमने पहली इनिंग में थोड़ी सी सुस्त बैटिंग की जिसके बाइस थोड़े से नताइज में जो है फर्क आया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम शहजादा मोइन, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि हमने एक तो सुस्त बैटिंग की, दूसरा पहली इनिंग ड्रा करने में भी टाइम लिया और थोड़ा लेट ड्रा किया, क्योंकि उसकी वजह से फिर ऑस्ट्रेलिया को वक्त नहीं मिला और सिर्फ 1 ओवर मिला, फिर खराब रोशनी की वजह से मैच को रोकना पड़ा। तो अगर पाकिस्तान थोड़ा पहले ड्रा करता तो शायद ऑस्ट्रेलिया को जब दूसरे दिन शाम के टाइम अगर वक्त मिलता तो 1-2 विकेट गिर सकती थी, क्योंकि हमने देखा कि आखिरी ओवर जो हुआ वो साजिद खान से करा लिया गया और हालांकि नई गेंद थी और विकेट पे इतना ज्यादा टर्न नहीं था कि नई गेंद जो है वो साजिद खान को दे दी जाती, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। आखिर में आकर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ और जब 5वें दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम आउट हुई तो फिर लग ये रहा था कि पाकिस्तान थोड़ा सा तेज खेलकर एक टारगेट देने की कोशिश करेगा। अगर 250 रन तक का एक आइडिया था कि टारगेट अगर पाकिस्तान दे देता है तो आखिरी सेशन में ऑस्ट्रेलिया की टीम जरूर उसको चेस करने के लिए जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और ये मैच ड्रॉ हुआ। लेकिन इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि बहस तलब है, खासतौर से विकेट के ऊपर अगर हम देखें तो काफी तनकीद हो रही है कि जिस तरह की विकेट बनाई गई, क्योंकि 4 दिन में 2 इनिंग्स मुकम्मल नहीं हो पाई और एक टेस्ट मैच में अगर 4 दिन में 2 इनिंग्स ना हो तो उसका रिजल्ट का आना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है और वही हुआ। हमने इस टेस्ट मैच में वैसा भी देखा कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो बहुत ज्यादा समझते हैं कि ऑस्ट्रेलियन जैसी टीम के खिलाफ, जैसे आजकल जो है मॉडर्न दौर के हवाले से मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट भी हो रही है, 3-3 दिन में फैसले हो जाते हैं टेस्ट मैच के, तो हमने ऐसी विकेट किस सोच से बनाई या ऑस्ट्रेलियन की पेस अटैक से हम डर गए थे, क्या समझते हैं आप? देखिए ज्यादा अमूमी तौर पर देखा जाता है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर विकेटें बहुत स्लो होती हैं और बैटिंग फ्रेंडली होती हैं, वही चीज हमें देखने को मिली और थोड़ा सा इसमें बेहतरी हो सकती थी अगर थोड़ा ये विकेट सपोर्टिंग विकेट होगी जिस पर बैट्समैनों को भी मदद मिलती, बॉलर्स को भी मदद मिलती, तो शायद इस मैच का रिजल्ट जो है वो बहुत पहले आ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक तो ये कि हमने सुस्त बैटिंग की, दूसरा विकेट भी बेजान थी, उसके ऊपर फास्ट बॉलर्स के लिए तो कुछ भी नहीं था। आप देखिए दोनों टीमों के फास्ट बॉलर जो है वो कुछ नहीं कर पाए यहाँ पर, सिवाय इसके कि शाहीन अफरीदी ने 2 विकेट ले ली या 1 विकेट नसीम शाह ने ले ली, तो ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है, क्योंकि जिस मैच में अगर विकेटें न गिरे तो उस मैच का रिजल्ट नहीं आ सकता। आपने शाहीन शाह आफरीदी की बात की, नसीम शाह की बात की, तो दोनों ने काफी जान लगाकर कोशिश की कि बॉल करने की, विकेटें हासिल हो। ऐसे डेड विकेट पे समझते हैं कि हमारे बॉलर्स भी जो हमारे मेन अटैकर हैं, खासकर शाहीन शाह आफरीदी, अनफिट होने के खतरात हो सकते थे? बिल्कुल अनफिट होने के खतरात हो सकते थे, लेकिन बहुत ज्यादा बॉलिंग नहीं करवाई गई उनसे और अगर वो लंबे लंबे स्पेल करते, वो 50-50 ओवर कराते तो फिर शायद उसके ऊपर फर्क पड़ता है, लेकिन एक रूटीन के मुताबिक उन्होंने बॉलिंग की और इस विकेट में क्योंकि नजर ये आ रहा था कि फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर
फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ डाला जाता तो फिर ऑस्ट्रेलिया यकीनन इससे फायदा उठाता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बिल्कुल। जो स्ट्रेंथ है वो फास्ट बॉलिंग है। तो मिचेल स्टार्क और हैजलवुड यहाँ इस विकेट के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होते, और फिर पाकिस्तान के लिए कुछ ना बचता। लेकिन अब ये है कि ऑस्ट्रेलिया को एक तो प्रैक्टिस अच्छी मिल गई, मैं ये कहूंगा, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान आने के बाद कोई प्रैक्टिस मैच नहीं मिला था, तो उनके लिए अच्छी प्रैक्टिस भी हो गई, और पाकिस्तान के लिए भी काफी चीजें इसके अंदर जो है वो अच्छी रही है। खासतौर पे आप देखें इमाम उल हक की बैटिंग, अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग, दोनों इनिंग्स में ओपनिंग विकेट पर सेंचुरी स्टैंड, तो ये वो चीजें हैं जो कि पाकिस्तान के लिए दूसरी जानिब नुमान अली की बेस्ट बॉलिंग 6 विकेटें, समझ रहे हैं अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए नुमान अली के लिए सूरत में। बिल्कुल, नुमान अली को जब जब चांस मिला है, बहुत लेट आकर उनको चांस मिला है, और उन्हें जब भी मौका मिला, हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज में या जिम्बाब्वे में जब वो खेले, यहाँ पर उन्हें चांस मिला है, तो उन्होंने एक ऐसी विकेट पर जहां पर नेथन ल्यून जो कि दुनिया में खेल चुके हैं और काफी जो है एक्सपीरियंस है, लेकिन उन्हें यहाँ पर इतनी मदद नहीं मिली, उन्हें यहाँ पर इतनी कामयाबी नहीं मिली जितना कि नुमान अली ने इस विकेट से फायदा उठाया। साजिद खान उनके साथ खेल रहे थे, लेकिन उन्हें भी इतनी कामयाबी नहीं मिली, ना ही कोई और स्पिनर ऐसा नजर आया। मार्नस लबुशाने ने बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, लेकिन उन्हें भी उस तरह के ब्रेक या उस तरह के जो है हेल्प नहीं मिली, या वो उससे फायदा नहीं उठा सके, क्योंकि नुमान अली बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं यहाँ पर, और उन्हें पता है कि किस विकेट से, किस ग्राउंड पर किस किस्म की विकेट होगी और वहां से कैसे फायदा उठाना है। तो मेरे ख्याल में इसका क्रेडिट जो है वो नुमान अली को जरूर देना चाहिए कि उन्होंने भरपूर मेहनत की, और जो 6 विकेट उन्होंने हासिल की वो उनकी कैरियर बेस्ट इनिंग थी, कैरियर बेस्ट विकेट थी। अच्छा वैद साहब, समझते हैं आपके खासकर जो है ऐसी विकेटें बनने से जो है शायकीन क्रिकेट है वो थोड़े से मायूस दिखाई देते हैं। 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान का दौरा कर रही है, तो ऐसी विकेटों से जो यहाँ पर शायकीन क्रिकेट ग्राउंड से आकर मैचेस देखने को तरजीह दे रहे हैं, वहां पर ऐसे डेड विकेटों से जो है शायकीन मायूस होते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि जब 5 दिन आप अगर खेल देख रहे हो और आखिर में आपको पता चले कि मैच ड्रा हो गया, या जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना मिले, तो फिर काफी मुश्किल हो जाता है। और यही कहना था शायकीन का, जो हमारे वहां पर नुमाइंदे मौजूद है, उन्होंने वहां पर बात की है लोगों से, तो उनका कहना भी यही था कि विकेट ने बहुत मायूस किया, और इस विकेट पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये कि आप विकेट पर जाएं, खड़े रहें और रन होते रहेंगे, तो वही चीज हमें नजर आई। ऐसी विकेटें जो है वो अब जदीद क्रिकेट के अंदर उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। देखिए 24 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, इस तरह की विकेटें बनाकर अगर हम उनका इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन लग ये रहा है कि कराची टेस्ट में सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, यहाँ का वेदर मुख्तलिफ है, यहाँ धूप निकल रही है, बारिशें नहीं हो रही है, पिंडी का वेदर मुख्तलिफ था, लेकिन यहाँ पर मुझे ये फील हो रहा है कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। वैसा है कराची के टेस्ट के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें। दूसरा टेस्ट मैच कराची में खेला जाना है, शाम के औकात में हल्की हवाएं भी चलती हैं कराची में, तो समझते हैं कि इन स्विंग आउट स्विंग जो बॉलिंग है हमारी, जो पेस अटैक है वो काफी मदद देगी। बिल्कुल आपने सही कहा, शाम के वक्त जो हवाएं चलती हैं वो भी मददगार साबित होंगी, और सुबह के वक्त भी विकेट में मॉइस्चर होता है, और पहला घंटा जो होता है वो कराची के अंदर काफी अहम होता है बॉलर्स के लिए। और हम देख ही रहे हैं कि फहीम अशरफ भी फिट हो गए हैं, हसन अली भी वापस आ रहे हैं कराची टेस्ट के अंदर, और हसन अली की परफॉर्मेंस जब से वो कम बैक करके आए हैं तो उनकी नो डाउट बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, खासतौर से टेस्ट क्रिकेट में अगर देखें तो। इस रहा है कि पाकिस्तान टीम में भी तब्दीलियां होंगी, ये 2 चेंजेस तो लाजमी नजर आ रही हैं कि हसन अली और फहीम अशरफ वापस आएंगे, और अगर ये आते हैं तो पाकिस्तान बॉलिंग अटैक भी मजबूत होगा, और पाकिस्तान के जो ऑलराउंडर है वो भी हमें जो है वो नजर आएगा कि उसके अंदर भी, क्योंकि फहीम अशरफ न सिर्फ ये कि बैटिंग अच्छी करते हैं बल्कि वो बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, तो इससे लाजमी फर्क पड़ेगा, और पाकिस्तान की टीम ज्यादा मजबूत तरीके से जो है वो कराची टेस्ट में उतरेगी। कराची टेस्ट में भरपूर अंदाज में उतरेगी। क्या कहेंगे जमील साहब, टेस्ट मैच के हवाले से? दूसरा टेस्ट मैच जो है नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाना है, तो समझते हैं कि जिस तरह वैद साहब कह रहे थे कि चेंजिंग होती हुई नजर आ रही है हसन अली और फहीम अशरफ की सूरत में, समझते हैं कि दोनों का आना टीम के लिए खुशाइंद होगा? बिल्कुल जी, ये तो नजर आ रही है। उबैद भाई अस्सलाम वालेकुम। जमील भाई कैसे हैं? ठीक है। देखें, बात यह है कि मुझे जो लग रहा है ना, मुझे ये लग रहा है कि इफ्तिखार और नसीम शाह जो हैं
ये जो है ये इनकी जगह पर ये दो प्लेयर जो है ना वो आएंगे। और मुझे अभी मतलब अब जाहिद महमूद का फैसला कि आया कि साजिद खान की जगह उसको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, वो तो जो पिच होगी उसको देख के ही जो है ना मतलब किया जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब, चूंकि मैं तो नहीं समझ रहा कि अब सऊद शकील जो है ना वो जो है ना मतलब डेब्यू, हाँ दूसरा टेस्ट के बाद फिर जो है ना देखा जाएगा। लेकिन यहाँ का जो 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 कराची है ना, कराची का क्या रिकॉर्ड बहुत अच्छा है यहाँ पर जो है ना। अगर कराची जो है, कराची के अंदर अगर मतलब ये कि इन्होंने क्या कहते हैं थोड़ा सा पॉजिटिव खेला, जिस तरह के अभी ये खेले हैं 2.93 के स्ट्राइक रेट से, मैं समझता हूं कि 3.5 के स्ट्राइक, मॉडर्न क्रिकेट के अंदर आप देखें अब पूरी दुनिया के अंदर 90-95% टेस्ट मैचेस के फैसले हो रहे हैं। अभी इंडिया ने श्रीलंका को हराया है 3 दिन के अंदर। तो हमें भी इस तरह की पिचेस जो है ना बनानी चाहिए कि जो सपोर्टिंग विकेटें बनानी चाहिए। वैसा पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 4 फास्ट बॉलर के साथ टीम खिलाई। समझते हैं कि कराची में भी ऐसे ही कंडीशन होती है, फास्ट बॉलर को हेल्प भी होती हुई नजर आती है, तो समझते हैं इसी बॉलिंग अटैक के साथ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो है दूसरा टेस्ट मैच खेलेगी। देखिए ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ अगर देखें तो वो उनकी फास्ट बॉलिंग ही है, और कराची के अंदर नो डाउट ऑस्ट्रेलिया अपनी इसी स्ट्रेंथ के साथ उतरेगा। और हालांकि एक तनकीद हो रही है कि एक स्पिनर जो है वो नहीं खिलाया ऑस्ट्रेलिया ने पिंडी में, लेकिन कराची में मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया को एक स्पिनर की जरूरत, इजाफी स्पिनर की जरूरत होगी। नेथन ल्यून जो है वो ठीक है, कराची के अंदर वो मेरे ख्याल में कारगर साबित हो सकते हैं। और जहां तक बात है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर देखिए नुमान अली की परफॉर्मेंस तो ऐसी है कि उसको तो बाहर करना बनता ही नहीं है। साजिद खान की परफॉर्मेंस हमें उस तरह से नजर नहीं आई जितना कप्तान उनके ऊपर एतमाद कर रहे थे, या जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्हें दिखानी चाहिए थी पिंडी में, हमें वो नजर नहीं आई। अब कराची में ये विकेट देखकर और यहाँ के मौसम को देखकर शायद साजिद खान की जगह, जैसे जमील भाई कह रहे थे कि जाहिद महमूद को मौका दिया जाए, तो शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल वैसा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। वैसे साहब कह रहे थे कि कराची में जो है अगर कंडीशन थोड़ी सी मुख्तलिफ होती तो जो चेंजेस फास्ट बॉलर के उसके साथ साथ स्पिनर साजिद खान की जगह जो है हम जाहिद महमूद को भी डेब्यू करवा सकते हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी खासकर हमारे दूसरा जो टेस्ट मैच खेला जाना है नेशनल स्टेडियम कराची में, तो उस पे फास्ट बॉलिंग के साथ साथ हमें स्पिनर्स में भी थोड़ी सी चेंजिंग करनी चाहिए। हम साजिद खान पहले टेस्ट में कामयाब ना हो सके, लेकिन हमारे जो डग आउट है उस पे जाहिद महमूद लेग स्पिनर्स बैठे हुए हैं। अगर कराची के विकेट पर उन्हें चांस दिया गया, जाहिद महमूद डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान मैनेजमेंट अगर विकेट की कंडीशन को देखकर जहां पर हेल्प स्पिनर्स को अगर मदद मिलती है तो जाहिद महमूद को जरूर डेब्यू कराना चाहिए। इसी हवाले से थोड़ी सी बात जो है जमील साहब से करते हैं। जमील साहब क्या कहेंगे जाहिद महमूद के हवाले से, अगर थोड़ी सी विकेट में स्पिनर्स के लिए हेल्प हो जाए और फिर मैनेजमेंट जो है जाहिद महमूद को चांस दे दे दूसरे टेस्ट मैच में, तो उम्मीद करते हैं कि जाहिद महमूद अच्छी परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि माजी में जितने भी हमारे लेग स्पिनर्स आए हैं उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया है। 200 प्लस विकेट हर जो लेग स्पिनर्स हैं हमारे उन्होंने हासिल की हुई है। तो समझ रहे हैं कि जाहिद महमूद के आने से हमारी टीम में जो स्पिनर्स का खेला है, खासकर जीनियर लेग स्पिनर्स का, वो पूरा हो जाएगा। जी हाँ, बहुत जरूरी है, इसलिए कि जो राइट आर्म लेग स्पिनर होता है उसके बहुत वैरायटी होती है। लेग स्पिन होती है, गुगली होती है, फ्लैपर होती है, तो जो और ये सारी सलाहियतें जो है जाहिद महमूद के अंदर मौजूद हैं। इस तरह की जो फ्लैट पिचेस होती हैं ना, उसके ऊपर जो है ना राइट आर्म लेग स्पिनर जो है ना वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, ना कि ऑफ। देखिए ऑस्ट्रेलियन टीम जो है ना वो राइट आर्म लेग स्पिनर को इतना अच्छा नहीं खेलती। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड तीनों ही टीमें ऐसी हैं जो राइट आर्म लेग स्पिनर से घबराती हैं, इतना अच्छा नहीं खेलते हैं ना। अच्छा
साजिद खान को देखिए, उनके पास एक लेफ्ट हैंड वो है ना डेविड वार्नर, बाकी सारे वो हैं, तो राइट आर्म लेग स्पिनर जो है ना ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि कराची टेस्ट के अंदर जो है वो जाहिद महमूद जो है उनको टेस्ट कैप जो है ना, अब वो मैनेजमेंट का फैसला है, क्योंकि बॉलिंग तो जो नजर आ रही है वो यही नजर आ रही है कि अब जब हसन अली आ जाएंगे, शाहीन शाह आफरीदी होंगे और फिर फहीम अशरफ होंगे और ये तो खेलेंगे नौमान, तो एक जगह है और वो है स्पिनर की, और वो साजिद खान की जगह। मतलब हम मतलब खिला के चेक तो कर सकते हैं ना, अगर वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। देखिए किसी भी खिलाड़ी को खिलाना है ना अगर आपको, तो उसको पूरा मौका दें, जैसे इंग्लैंड देता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया देता है। मतलब अगर खिलाना है तो सीरीज खिलाते, अब सीरीज नहीं कि 2 टेस्ट तो है ना, 2 टेस्ट खिलाएं, 2 टेस्ट खिलाने के बाद जो है ना, मैं समझता हूं कि जाहिद महमूद जो है ना बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं कि उनको जो है वो टेस्ट कैप मिलनी चाहिए। अच्छा, थोड़ी सी बात हसन अली के हवाले से भी कर लें, वो मुकम्मल तौर पर फिट हो चुके हैं और यकीनन मैनेजमेंट भी चाहेगी कि दूसरा टेस्ट मैच मुकम्मल फिट होने के बाद वो खेलें। ऑस्ट्रेलिया की विकेटों पे जो है, ऑस्ट्रेलिया का खासकर कराची की विकेटों पर आकर जो है हमने देखा कि हसन अली की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है, नुमान अली की भी रही है। डोमेस्टिक में जिस लड़के ने परफॉर्मेंस की है हमने देखा कि उसे चांस मिला है तो वो यकीनन उसने जो है परफॉर्मेंस दी है। तो समझिए हसन अली के दोबारा आने से हमारा पेस अटैक जो है शाहीन शाह आफरीदी के साथ मजबूत होगा। जी बिल्कुल, यकीनन। देखिए उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि जितनी भी टीमें यहाँ पर आई हैं, पाकिस्तान आई ना, पाकिस्तान आकर खेली, और जो जैसे साउथ अफ्रीका आई, तो जिस अंदाज की बॉलिंग, देखिए ये करते हैं रिवर्स स्विंग, जब गेंद पुराना हो जाता है ना तो इनको बहुत मदद मिलती है। तो अब जैसे शाहीन शाह आफरीदी हैं वो भी करते हैं रिवर्स स्विंग, ये भी कराची के अंदर जो है ना इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। ये हो गए, फहीम अशरफ हो गए, तो और क्योंकि कराची के अंदर टी टाइम के बाद जो है ना गेंद जो है वो रिवर्स स्विंग होगा। यहाँ पर चूंकि ये देखा गया, तारीख है ये कराची की, कि टी के बाद जो है यहाँ पर फास्ट बॉलर को जो है ये मदद मिलती है। अब देखना ये है कि यहाँ पर जो है किस तरह की मतलब बॉलिंग करते हैं हसन। लेकिन हसन अली को एक बात बता दूं मैं आपको, जब से वापस आए वो पूरा डोमेस्टिक सीजन खेला था ना, जब उसके बाद वापस आए तो कंटिन्यू टेस्ट क्रिकेट के अंदर, टेस्ट मैचेस के अंदर उनकी कारकर्दगी बहुत शानदार है। हम वनडे और T20 की बात नहीं करते, लेकिन टेस्ट मैचेस के अंदर जितने भी वो खेलें बहुत अच्छा खेलें, और ये जो है ना इनकी बहुत जरूरत थी, तजर्बेकार हैं। फिर ये कि अभी नौजवान जो है उनको हमें साथ रखना चाहिए, नसीम शाह को भी, और मौका मिलते ही हमें जो है ना सऊद शकील को भी जरूर, सऊद शकील को भी चांस देना चाहिए। हमने देखा कि जो हमारा पेस अटैक है, शाहीन शाह आफरीदी और अब हसन अली और फिर फहीम अशरफ, उसके अलावा अगर हम दीगर बॉलर्स की बात करें पाकिस्तान में, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे पास भी फास्ट बॉलिंग की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो ये अच्छा समझते हैं कि अच्छा साइन है कि हमारे डोमेस्टिक पे भी तवज्जो दी जा रही है। जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं उन्हें भी फौरी जो परफॉर्मेंस देखते हुए आ रहे हैं डोमेस्टिक में, उन्हें हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे भी मदू कर लिया जाता है, उनकी जो खामियां उनको भी दूर करने की कोशिश की जाती है। तो समझ रहे हैं कि जहां पर हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए लाइनअप लगी हुई है तो अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है। लेकिन देखें हमारी तारीख, देखें हमारी जो जमीन है जरखेज है फास्ट बॉलर के हवाले से, हमारी तारीख उठा लें शुरू से लेके फजल महमूद से उठा के देख लें, फिर कंटिन्यू सरफराज, नवाज, इमरान खान, मतलब आप उठाते चले हैं, वकार यूनुस, वसीम अकरम, तो हर दौर में हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर रहे हैं। और अब इस दौर के अंदर अगर आप आ जाते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी के मतलब वर्ल्ड क्लास जो है ना, मतलब ये के बॉलर हैं, और नसीम शाह हैं, मूसा खान है, मतलब लाइन अगर आप फास्ट बॉलर्स को अगर आप देखते हैं, लेकिन जो हर फास्ट बॉलर की अपनी एक क्वालिटी होती है। क्योंकि देखिए जो तजर्बा होता है ना, तजर्बे का कोई मतलब नेमुल बदल नहीं होता। तो जो तजर्बा हसन अली को है वो इन नौजवानों पे काम करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि देखिए अगर काम किया जाए तो मोहम्मद वसीम जूनियर भी जो है ना बुरे बॉलर नहीं, मोहम्मद अब्बास हमारे पास बैठे हैं, नहीं मोहम्मद अब्बास है, फिर आपने भी देखा होगा जमान खान को, बिल्कुल वो भी मतलब ये कि उन्होंने बहुत अच्छी, हाँ मतलब 18-19 हारिस रऊफ है, मतलब एक बहुत है, चैन हमारे पास लंबी लगी हुई है। लेकिन कब किसको खिलाना है और क्या, लेकिन देखिए हमारे यहाँ की जो पिचेस होती है ना वो इतना फास्ट बॉलर को वो नहीं करती ना, लेकिन जिनके पास मतलब ये कि स्पीड के साथ जो है ना रिवर्स स्विंग, तो वो तो यहाँ पर जो है ना सर्वाइव करे। लेकिन यही बॉलर आपके जाके इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वहां जाके ये बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। स्पिनर्स पे ये कि ये यहाँ पर हमारे पास रहे, लेकिन राइट आर्म लेग स्पिनर की हमें जरूरत है, और एक राइट आर्म लेग स्पिनर जो है वो हमें जो है ना जरूर मतलब ये कि उसको चांस देकर, और
मतलब पाकिस्तानी टीम के अंदर मतलब मुस्तकिल बुनियादों पे रखना मुस्तकिल चाहिए। बुनियादों पर रखा जाए। आपने राइट आर्म लेग स्पिनर्स की बात की, ऑफ स्पिनर्स हमारे पास जो है सकलैन मुश्ताक के और सईद अजमल के बाद कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो डोमेस्टिक से निकल कर आए और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करी। इसकी क्या वजह, या हम मेहनत नहीं कर रहे ऑफ स्पिनर्स पर, डोमेस्टिक पर? असल में जब से ये आईसीसी ने जो ये जो 15 डिग्री का जो वो चलाया है ना कि जब इससे ज्यादा, तो वो अगर कोई ऑफ स्पिनर आता भी है तो जैसे हमारे पास हफीज थे, 2 मरतबा इनको जो है ना मतलब सस्पेक्ट एक्शन जो है ना इनका करार दिया गया, इनको फिर जो है ना वो जाना पड़ा। तो ऐसे अब आपको कमी जो है ना नजर आएंगे, मतलब ऑफ स्पिनर दुनिया के अंदर भी आपको जो है ना कम नजर आएंगे। तो ये इस वजह, लेकिन पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान अब जैसे ये साजिद खान है ना डोमेस्टिक से आए ना, अब अगर हम कासिम अकरम है, बिल्कुल काम करें ना की बात है, कासिम अकरम है, इन पे अगर हम काम करें, और भी होंगे, कोई मतलब ऐसा नहीं है। तो इस तरह के अगर हम डोमेस्टिक पर नजर रखें और डोमेस्टिक खत्म होने के बाद उनको जो है हम ला के नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर उन पर काम किया जाए, तो यकीनी तौर पर जो है ना हमें मतलब हर शोबे में, ना सिर्फ बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, स्पिनर्स, बैट्समैन, जब आप डोमेस्टिक कराते हैं ना तो उसमें जो इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं तो उनको ला के उन पे काम करें ताकि पाकिस्तान के काम आए। हमने स्पिनर्स की बात कर ली, हम बैटर्स के बारे में थोड़ी बात कर लें। डोमेस्टिक क्रिकेट में हम देखते हैं कि अब हमारे पास बैटर्स भी अच्छे निकल कर आ रहे हैं। खासकर अगर हम पीएसएल की बात करें तो मोहम्मद हारिस एक हमें नौजवान यंग लड़का नजर आया, वो अच्छा विकेट कीपर भी है। रोहिल नजीर हमारे पास अच्छे विकेट कीपर्स हैं। तो समझ रहे हैं कि अब बैटर्स भी हमारे पास अच्छे निकल कर आ रहे हैं डोमेस्टिक से। देखिए जी, असल में अगर आपके पास बैटर्स बहुत अच्छे निकल कर आते हैं ना तो आपको इफ्तिखार को नहीं बुलाना पड़ता। बैटर तो आपके पास बैठे हुए थे, सऊद शकील, मतलब बहुत, ये जो आपने देखिए, मैं मतलब जैसे आपने हारिस की बात की ना, बहुत अच्छा है, मैं कहता हूँ नो डाउट, मतलब उसने अपनी क्लास दिखाई है, लेकिन ये टू अर्ली है कि एकदम उसको टेस्ट मैच के अंदर ले आना ना। देखिए डोमेस्टिक का रगड़ा लगने सर एकदम लेकर आना एक मायने रखता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असद शफीक अच्छी परफॉर्म करते थे, उसे ऐसे साइड लाइन लगाया गया कि अब उनका नाम भी जो है 16 रुकनी या रिजर्व में भी नजर नहीं आ रहा। उसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो 10 साल फवाद आलम के जाया किए गए, जब वो टीम में आए तो कंटिन्यू रन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो असद शफीक के साथ समझते हैं जाती होती हुई नजर आ रही है। नहीं, असद शफीक तो जाहिर सी बात है, जिस तरह के प्लेयर 70 से ज्यादा टेस्ट मैच उन्होंने खेले और लगातार खेले, और वो रीढ़ की हड्डी थे मिडिल ऑर्डर के अंदर। लेकिन अब 2 प्लेयर के आने से, एक तो जो है ना क्या कहते हैं फवाद आलम के आने से, और रिजवान के मतलब फॉर्म में इतना मतलब ये कि, तो उसकी वजह, क्योंकि वो खेलते भी 5-6 नंबर के ऊपर थे ना, अब ये नंबर जो है ना ये वो है मतलब फील, अगर ये कहीं नाकाम होते तो हमें जो है ना वो फिर असद शफीक इफ्तिखार की जगह कम से कम हमारे पास अगर रिजर्व में रख सकते थे, असद शफीक को जरूर रख सकते थे। असद शफीक तो टेक्निकली इतना साउंड प्लेयर है कि उसको तो रखना नहीं, उसको खिलाना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, देखिए हम हमेशा जो खेले हैं ना, देखिए जब ये नहीं थे ना तो हम खेलते थे 6 बैट्समैन, 1 कीपर और 4 बॉलर के साथ। तो उस वक्त आपको पता है असद शफीक ने 6ठे नंबर पे जाके जो है ना बहुत जबरदस्त वो दिखाई है कारकर्दगी। अब वो 6ठे नंबर पे जो है ना रिजवान आते हैं खेलने के लिए, तो एक बैट्समैन की कमी की वजह से भी वो बात, लेकिन इतना साउंड और टेक्निकल साउंड जो मैंने प्लेयर है ना बहुत कम है। टेक्निकली साउंड प्लेयर है असद शफीक, और यकीनन मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि उन्हें साइडलाइंस के बजाय जो है डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्म भी करते दिखाई दे रहे हैं असद शफीक के, उसे जो है टीम में जरूर लाना चाहिए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी हमारी असद शफीक के हवाले से, अब कुछ बातें दीगर खेलों के हवाले से भी कर लें। हम देख रहे हैं कि खुद मुहाफिज की जानिब से जो है कराची के मुख्तलिफ स्कूल के अंदर और खासकर कॉलेजों के अंदर जो है कैंप लगाया जा रहा है, वर्कशॉप मुनक्किद हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे खुद मुहाफिज के सीईओ उमर हसन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस वर्कशॉप के हवाले से। उमर साहब, विनर्स स्पोर्ट्स में सबसे पहले तो टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, आप लोग बड़े अच्छा काम करते
करते दिखाई दे रहे हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है आप वर्कशॉप मुनक्किद कर रहे हैं। तो हमने देखा कि पिछले दिनों आप निजी स्कूल में भी एक इवेंट करवाया, वहां पर 500 से ज्यादा बच्चों को आपने वहां पर वर्कशॉप में मुख्तलिफ ट्रेनिंग भी देते हुए भी नजर आए। तो क्या कहेंगे और कितना प्लान है आगे के लिए आप लोगों का, खासकर आज के दौर के लिहाज से बच्चों को तैयार करना? बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन इस नेशनल कॉज को उठाने के लिए, और वक्त की जरूरत है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप जिस तरह से जो है वो बच्चों की तरबियत के मामले में कंसर्न रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुद मुहाफिज का विजन 2022 के अंदर 25,000 बच्चों को तरबियत देना हमने अपना टारगेट बनाया है, और जिसके अंदर हम मुख्तलिफ यतीम खानों, स्ट्रीट चिल्ड्रन, निजी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को फोकस कर रहे हैं। जरूरत देखें, एक अलमिया है मुल्क के अंदर जिसको लोग अभी तक हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं एज ए नेशन, उसको सीरियस नहीं लिया जा रहा है। ये चाइल्ड अब्यूज एक बढ़ता हुआ कैंसर है जो तेजी से माशरे के अंदर फैल रहा है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को आने वाले हालात के हिसाब से उनकी ज़हनी और जिस्मानी तरबियत कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह खुद मुहाफिज ने इस वक्त पाकिस्तान का पहला मेंटल और फिजिकल वेलनेस कैंप लॉन्च किया हुआ है, और हम इस कैंप को लेके मुख्तलिफ निजी इदारों में, यतीम खानों में, मदारिस में, बिला तफरीक जहाँ पर बच्चे मौजूद हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हम अपनी तौर के ऊपर सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि वालिदैन, टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट इसके ऊपर फोकस करें। जी अच्छा, इसमें आप खासकर हम देख रहे हैं स्कूल में जा रहे हैं और वहां पर हम देख रहे हैं कि बच्चे बड़े ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं, मुख्तलिफ मशक़ें भी कराई जा रही है आपकी जानिब से। तो समझ रहे हैं कि आपकी जो ट्रेनर है वो अच्छी तरबियत देते हुए बच्चों को नजर आ रहे हैं। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह खुद मुहाफिज ने जो कैंप लॉन्च किया है इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, और ये चारों कंपोनेंट्स इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर मेंटल वेलनेस की हम बात करते हैं जिसके अंदर हम हैरेसमेंट इंट्रोडक्शन बच्चों को करवा रहे हैं, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं जो उस अपने सब्जेक्ट के ऊपर महारत रखते हैं, सालों का एक्सपीरियंस है उनका इसी टॉपिक के ऊपर, वो उसको सिखा रहे हैं। अगर हम सेल्फ डिफेंस की बात करते हैं तो वो नेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि जिन्होंने मुल्क का नाम मुख्तलिफ मौकों के ऊपर रोशन किया है, वो सेल्फ डिफेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। आर्चरी की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो कोचेस इस वक्त सिखा रहे हैं वो नेशनल प्लेयर्स हैं, वो सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं, वो अपने काम के एक्सपर्ट्स हैं। इसी तरह से जो हमारा एनिमल डिफेंस सेशन है उसको भी उसके एक्सपर्ट जो उसके इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो इट इज नॉट लाइक कि कोई भी इंसान आके इस काम को एग्जीक्यूट कर सकता है। ये जो टीम है, ये जो लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने अपनी जिंदगियां अपने अपने शोबेजात के ऊपर वक्फ की हुई है, वक्फ की हुई है। उमर साहब, इसमें गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है आप लोगों को? अलमिया है जी, गवर्नमेंट बाकी चीजों की तरह शायद अब तक जो है वो इसको एज एन सिर्फ खेल के तौर के ऊपर देख रही है। हालांकि जरूरत इस चीज की है, और मैं तो आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट से अपील भी करना चाहूंगा कि सेल्फ डिफेंस को मजमून के तौर के ऊपर स्कूलों के अंदर शामिल करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो ज़हनी और जिस्मानी तौर के ऊपर वो लोग हों जो मुल्क और कौम को आगे ले जा सकें, तो आज हमें इस छोटी एज के ऊपर बच्चों की तरबियत के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। अच्छा, आपने एज की बात की उमर साहब, कितने छोटे बच्चों से आप ये काम शुरू कर रहे हैं? कोई एज लिमिट है? जी, 4 साल के बच्चों से हम इस तरबियत का आगाज कर रहे हैं। राइट फ्रॉम क्लास 1 या आप जो KG2 के बच्चे हैं वो तक इसके अंदर आ सकते हैं। कंटेंट हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि हर एज ग्रुप के हिसाब से हमने डिफरेंट कंटेंट रखे हुए हैं। अगर आप कभी आए और विजिट करें, जैसे कि आप देखेंगे हमारे कैंप्स में हमने एज वाइज बैजेस लेकर जाते हैं। सिमिलर एज ग्रुप्स के लोग जो हैं वो एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि हमने उनका कंटेंट जो है वो उनकी एजेस के हिसाब से, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी के हिसाब से जो है वो अलग अलग किया हुआ है।
अच्छा, आप स्कूल्स के अंदर जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि वहां पर तलबा और तालबात जो है खासकर आपके साथ जो खुद मावज सेल्फ डिफेंस से जो आप प्रोग्राम लेकर जा रहे हैं उनके पास, तो उनमें जोश और जज्बा है सीखने का? इंसान फितरी तौर के ऊपर जो है वो अपना तहफ्फुज़ चाहता है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहे कि उसकी सेहत अच्छी ना हो या वो महफूज है वो ना फील करता हो, वो तहफ्फुज़ का एहसास ना हो उसको। तो ये एक फितरी तकाजा है। इसी वजह से बच्चों को अगर आप देखेंगे तो उनका जो जोशो खरोश, उनकी पार्टिसिपेशन, उनकी इन्वॉल्वमेंट कैंप के अंदर जो है वो ऑसम लेवल पे। आप टीचर से पूछेंगे, जो लोग अब तक इस चीज को जान चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो उनके रिव्यूज आपको बताएंगे कि किस कदर एक्सेप्टेबिलिटी है और किस कदर डिमांड है। सिर्फ जरूरत इस चीज की है कि हम मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसकी अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। बिल्कुल, गवर्नमेंट लेवल और मीडिया के थ्रू जो है इस चीज को उजागर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया उमर हसन साहब आपका वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। जमील साहब, क्या कहेंगे? जिस तरह उमर साहब कह रहे थे कि खुद मुहाफ़िज़ के थ्रू वो मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जो है वर्कशॉप भी मुनक्किद कर रहे हैं। सेल्फ डिफेंस से ऐसा शोबा है जहाँ पर हर कोई और तलबा और तालब, मैंने खुद देखा कि वहाँ पर जाकर के स्कूल्स के अंदर के तलबा और तालबात काफ़ी जोश और जज्बा नज़र आ रहा है उनके अंदर सीखने का। तो समझ रहे हैं कि ये सब्जेक्ट के तौर पर जो है स्कूल्स में एक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। देखें, बात यह है कि ये हमारे माशरे की ज़रूरत भी है, और जो अभी उमर साहब थे और जो भी इनकी जो भी एनजीओ या जो इदारा भी काम कर रहा है, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इतने ये नेशनल कॉज के लिए जो है ना ये काम कर रहे हैं। और इस तरह के काम जो है ना उसकी सपोर्ट जो है गवर्नमेंट को भी ज़रूर करना चाहिए। और हमारे जो दूसरे मुखय्यर हजरात हैं वो भी मतलब इनके साथ, अगर देखिए अदम तहफ़्फ़ुज़ तो कोई नहीं चाहता, हर आदमी तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। अब अगर ये सेल्फ डिफेंस का अगर ये तरबियत दे रहे हैं बच्चों को, तो यकीनी तौर पर वो जो हमारे जो यंगस्टर हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो मुस्तकबिल में उनके जो काम आएंगे और वो उन्हें पता होगा कि हमें देखें एक जमाने में जब बहुत 30 साल 35 साल पहले कराटे आए थे तो लोग कहते थे यार ये सीखें जो है ना, तो इससे हम जो है ना मतलब अपना वो कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि तीर अंदाजी का खेल भी बड़ी मकबूलियत हासिल है, लोगों के अंदर अब सीखने का जज्बा भी पैदा हो रहा है और इतनी तेजी से मैं इसको देख रहा हूँ ना, मतलब फैलते हुए। पर मैं समझता हूँ जो भी ये जो आर्चरी जो भी है ये जो काम कर रही है एसोसिएशन, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इन्होंने एक यहाँ पर मैंने देखा है नया नाज़िमाबाद के अंदर भी इन्होंने वो किया है, और शायद कश्मीर रोड के ऊपर भी जो है ना इन्होंने एक अपना वो लगाया हुआ है कैंप। तो इस तरह की चीजें अगर मतलब होंगी तो मैं समझता हूं कि माशरे के अंदर जो है ना बेहतरी जरूर आएगी। बेहतरी जरूर आएगी। जमील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इस वक्त प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।